हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम बायोकेमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में एचएमपी सेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी डिस्कस करेंगे। और आज हम जानेंगे कि वाई एचएमपी सेंट कॉल्ड सेंट। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक रेफर कर सकते हो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सेंट। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि आज के दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एचएमपी सेंट को हम सेंट क्यों कहते हैं। देन हम पूरी पाथवे इसका डिस्कस करेंगे। देन हम जानेंगे कि जो एचएमपी सेंट का पाथवे है वो कैसे फैटी एसिड, सर्टेन अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, इन सब से कैसे कनेक्ट करता है, मतलब कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी मेडिसिन का इन्वेंशन करने जा रहे हो तो अगर आपको पता है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मतलब एचएमपी सेंट डिस्टर्ब हो रही है, वो इनहिबिट हो रही है, तो उसकी वजह से और कितनी साइकिल इनहिबिट होने वाली है। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया होगा। देन चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सेंट को हम कहते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, एचएमपी सेंट एंड ग्लूटाथियोन पाथवे। तो ये नाम सभी याद कर लेना, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली मतलब एचएमपी सेंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सेंट करके क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, देन जो एचएमपी सेंट है ये साइटोसोल के अंदर होता है और ये मेनली कुछ ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि नाम है लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, आरबीसी एंड मेमोरी ग्लैंड। एचएमपी सेंट की एक यूनिक क्वालिटी होती है कि ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जनरेट करता है। ठीक है, उनका नाम है पेंटोस शुगर एंड NADPH। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोडक्ट। मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या क्या इनके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देन जो एचएमपी सेंट है यह अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का। तो ये भी लाइन पढ़ के तो आपको समझ नहीं आया होगा, जब मैं पाथवे समझाऊंगा तो समझ आएगा कि कैसे यह अल्टरनेटिव है। ठीक है, देन ये एनाबोलिक इन नेचर का होता है और जो एचएमपी सेंट है ये मल्टी फंक्शनल पाथवे होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका जो पाथवे है इसके अंदर कुछ इंटर कन्वर्टिबल सब्सटेंस बनते हैं, मतलब कुछ जो भी इसके पाथवे के बीच में जो सब्सटेंस बनते हैं वो ऐसा रहता है कि वो दूसरी साइकिल से भी कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया था कि फैटी एसिड से कैसे कनेक्टेड है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, क्रेब्स साइकिल, इन सब से कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है? ये कुछ इंटर कन्वर्टिबल सब्सटेंस बनाते हैं जिससे ये दूसरी साइकिल से भी कनेक्टेड रहते हैं। इसी के लिए हम एचएमपी सेंट को मल्टी फंक्शनल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पूरी रिएक्शंस एचएमपी सेंट पाथवे में। ठीक है, तो बेसिकली जो इसकी रिएक्शंस है ये 2 फेसेस में होती है। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फेस एंड सेकंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। चलिए तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फेस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फेस। तो इसमें ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बाय एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस बाय द यूज ऑफ NADP+। तो ये साइकिल में होता क्या है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी के लिए इस एंजाइम का नाम भी डिहाइड्रोजिनेस है। और इसका नाम भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऊपर प्रोडक्ट सब्सट्रेट का नाम है और
एंजाइम का नाम भी वही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मैंने बताया ये स्टेप में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये दोनों निकल गए हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसका नाम 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कैसे पड़ा बताता हूँ। तो जब भी किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में ईस्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ईस्टर किसे कहते हैं, COO को हम कहते हैं ईस्टर। तो जब भी ईस्टर फॉर्म हो जाता है तो उसे हम कहने लगते हैं लेक्टोन, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नाम पड़ गया, ये देखो 6 कार्बन पे फॉस्फेट है, इसी के लिए इसका नाम है 6 फॉस्फो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसी के लिए ग्लूकोनो और लेक्टोन बन गया, जैसे मैंने बताया ईस्टर फॉर्म हुआ है इसी के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है। आई होप ये स्टेप पूरा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देन होता क्या है, जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन है ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय एंजाइम ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेस, ठीक है। इसमें होता क्या है, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। तो बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पे जो रहता है ये बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है और ये ऊपर चल जाता है ऑक्सीजन इसके साथ, और यहाँ पे वाटर से OH ग्रुप आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। और जब भी आपको पता होगा कि COO आ जाता है नेट लग जाता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो जब भी COO आयनिक फॉर्म में रहेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसमें नेट लग जाता है, इसी के लिए नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। देन अब क्या होगा, जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये स्टेप समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जान लो। क्या होता है कि जब भी फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और फर्दर और ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। और अगर सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है कीटोन में, और फर्दर और ऑक्सीडेशन होता है तो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट है इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजिनेस एंजाइम लगा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको भी समझ नहीं आया होगा कि कैसे ये सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लग गया, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, पहले एक बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसका नाम है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है। तो क्या इसे नाम से आपको पता चला कि थर्ड ग्रुप पे पहले कीटोन ग्रुप ऐड होता है ऑक्सीडेशन होने से। मतलब क्या होगा कि जो ये थर्ड कार्बन है यहाँ पे पहले इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बताया अगर सेकेंड या थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। देन क्या होगा, इसमें हो रहा है देखो CO2 ग्रुप निकल रहा है, और इस स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो रिमूव हो जाएगा एस कार्बन डाइऑक्साइड बन के। देन अगर ऊपर का एक कार्बन निकल गया तो कितने 1 2 सेकंड पे कीटोन ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे देखो सेकंड पे कीटोन ग्रुप भी आ गया, ठीक है। तो समझ आया होगा कि कैसे राइबुलोज 5 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। चलिए तो अब हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से चालू हो रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट से, यहाँ से चालू होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट में बाय एंजाइम राइबुलोज 5 फॉस्फेट इपिमरेज। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो एंजाइम है यहाँ पे इपिमरेज लगा है, ठीक है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इपिमर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इपिमर्स क्या होते हैं पहले ये जानो। इपिमर्स वो होते हैं कि किसी कायरल कंपाउंड में, किसी कायरल कार्बन में, ठीक है, जो ये कायरल है
और वहां पे उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से दो स्ट्रक्चर बनना, उसे हम कहते हैं ईपीमर्स। ठीक है, मतलब राइबोलोज 5 फॉस्फेट का जो एक कायरल कार्बन है वहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है किस कहीं पे, और उसकी वजह से दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज मतलब क्या, एक OH ग्रुप H इधर है, OH इधर है, तो OH इधर चल जाएगा, H इधर आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से किसी दूसरे कंपाउंड का बनना, उसे हम कहते हैं ईपीमर्स। और ईपीमर्स में सब चीज सेम रहेगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला, सब चीज, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो राइबोलोज 5 फॉस्फेट में क्या होता है कि जो ऊपर से दिखाता हूं क्या होगा कि देखो यहाँ थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप इधर है। ठीक है, नहीं तो बाकी सब चीज सेम है ना। और यहाँ पे जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बना है, यहाँ पे देखो थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप इधर चल गया है, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट में क्या था, इधर की तरफ था। तो क्या हो गए, दोनों ईपीमर्स हो गए, इसी के लिए इसका नाम है, एंजाइम का नाम है ईपीमरेज। ठीक है, देन अब इधर चलो समझते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में बाय एंजाइम राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। तो आइसोमरेज तो आपको पता होगा, आइसोमर फॉर्म होना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। ठीक है, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था, और नहीं वहां पे कीटोन ग्रुप था, सेकेंड कार्बन पे देखा था हमने जैसे कि, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बस यही है। देन होता क्या है, ये जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है और राइबोज 5 फॉस्फेट है, दोनों कंबाइन होते हैं और ये फॉर्म कर देते हैं सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय एंजाइम ट्रांसकीटोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये स्ट्रक्चर में जानने की बात ये है कि जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, ये अपना शुरू के 2 कार्बन डोनेट कर देता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को, जिससे 7 कार्बन स्केलेटन का बनता है सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, समझ आया, मतलब ये 5 तो पहले से थे, इससे 2 ले लिया और 7 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बन गया, और वो है सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। देन क्या, ये जो 3 बचे थे, जो इसके 3 कार्बन नीचे के बचे थे, वो बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, देन अब क्या होगा, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, दोनों कंबाइन होके बनाते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट बाय एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज। तो इसमें होगा क्या, देखो समझ मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो याद करो कि ये 7 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, टोटल कितना हो गया 10 कार्बन। तो 10 कार्बन से बना क्या, 10 में से 6 कार्बन का बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 6 यूज हो गया। देन बचे कितने, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का बन जाएगा इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दोनों बन जाएगा। देन होगा क्या, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये एंड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बट ये जो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये कंबाइन होगा वापस से जाइलोलोज 5 फॉस्फेट से, है ना। तो दूसरी साइकिल चल रही होगी, उनसे बना होगा जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, उससे क्या होगा, कंबाइन होगा और ये बनाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय एंजाइम ट्रांसकीटोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे एक स्टेप और भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, बाय रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब रिवर्स होना ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो हमें ये समझ आया, मतलब ये पूरी साइकिल से हमें समझना क्या है, ये साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बने हैं। फर्स्ट, ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाए ये, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, और ये साइकिल में आपको इसे दिख नहीं रहा है बस, बट ये साइकिल में NADPH भी बनता है, प्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है, NADPH का। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, मैं इसका इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देन अब होगा क्या, चलो मैं अब यहां से आपको बताता हूं कि HMP संट को हम संट क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, तो ये बेसिकली ये पूरे पाथवे में होता क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। देन अगर हम चाहते हैं, मतलब अब होगा क्या, यहाँ से जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था,
तो ये पार्ट ले लेंगे अब ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि आपने ग्लाइकोलिसिस में अगर ध्यान से आपको स्ट्रक्चर याद हो तो वहां पे बना था, क्या बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब एक कंपाउंड यहाँ बन गया। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना था फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देन बन गया था, दो कंपाउंड बने थे, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बना है। तो क्या होगा, ये दोनों जो कंपाउंड बने हैं एट द एंड, ये पार्ट ले लेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में और इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देन प्रोडक्ट क्या बनेगा एट द एंड, ग्लूकोज पूरा ऑक्सीडाइज होके क्रेब्स साइकिल में भी पार्ट ले लेगा, लास्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो बताता हूं। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसे संट क्यों कहते हैं। तो ये पूरी साइकिल समझाता हूं, उससे पहले एक और चीज जान लो कि जो संट होता है, फिजिक्स में हम क्या कहते, किसे कहते थे संट, कि उसे कहते थे जो एक मतलब एक देखो यहाँ मान के चलो एक सर्किट चलता था और यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता था। ठीक है, बल्ब लगा रहता था और उसके एक अल्टरनेट पैरेलल में हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते थे जिसे हम संट कहते थे। तो उससे होता क्या था, अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो क्या होगा, जो करंट है थोड़ा इधर से पास हो जाएगा और ये थोड़ा रेजिस्टेंस दे देगा जिससे वोल्टेज कम हो जाएगा और एट द एंड वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसके मतलब दो काम हो गए, एक तो पैरेलल में है और सेकंड कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही ये एचएमपी संट है, ये ग्लाइकोलिसिस का पैरेलल है, क्योंकि देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है, पहले बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, देन एट द एंड जाके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे एचएमपी संट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने लिया था और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, मतलब और यहाँ पे एचएमपी संट कुछ भी चल रहा है और लास्ट में ये बना दिया। तो क्या हो गया, ये होगा इसका अल्टरनेटिव या कहो पैरेलल। ठीक है, तो वहां पे जो शुरू में एक लाइन थी कि एचएमपी संट अल्टरनेटिव होता है ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब्स साइकिल का, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये देखो साइड में चल रहा है और बाद में एंड प्रोडक्ट वही बना दे रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो देखो पैरेलल है और अल्टरनेटिव भी है। देन ये एक रेजिस्टेंस किसे प्रोवाइड कर रहा है, किसका नाम संट पड़ा। ठीक है, तो ये अभी बताऊंगा ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा साइकिल में मॉलिक्यूल से अभी समझाता हूं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने जैसे बताया कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पूरी तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल, और ये रेड में है वो ये मॉलिक्यूल की संख्या बता रहा है, और जो ब्लू में है ये बता रहा है कि अभी ये स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है। ठीक है, तो क्या होता है, जो 6 मतलब ग्लूकोज 6 हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेना पड़ेगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। लेकिन यहाँ देखोगे तो सभी 6 कार्बन के थे, ये कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन स्ट्रक्चर में और यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। ठीक है, मतलब एक कार्बन मतलब ऐसा कॉमनली समझे तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, और यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 6। ठीक है, और देखोगे ध्यान से तो 5 कार्बन भी बन गए, मतलब सभी 6 मॉलिक्यूल से एक ही कार्बन निकल गया है लास्ट ग्रुप। ठीक है, ठीक है। देन क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, मतलब मैंने जो अभी पीछे पाथवे समझाया था मतलब थोड़ी देर पहले वही है, बस यहाँ पे मैंने ये कार्बन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। ठीक है, हाँ। देन क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक कन्वर्ट हो जाएगा जैलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट में, तो ये कितना
4 मोलिक्यूल ऑफ ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और 2 मोलिक्यूल ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएगा। तो टोटल 6 हो गया बेबी, ठीक है। देन क्या होगा, जो ये दोनों कंबाइन होके वापस से बनाएंगे 2 मोलिक्यूल ऑफ सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो टोटल ये 4 है। तो अभी 2 बचे हैं ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। देन ये दोनों वापस से कंबाइन होंगे, बनाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये 2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो ऐसे ही रह जाएगा। जो ये 2 इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट बना था और ये ऊपर का जो 2 ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बचा था, ये दोनों कंबाइन होके बना देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मोलिक्यूल, ठीक है। देन आपको पता होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है रहता है 3 कार्बन का रहता है। तो 3 कार्बन यहाँ पर 2 मोलिक्यूल है, ठीक है। तो 3 और 3 दोनों प्लस हो गए, रिवर्स हो जाएंगे ग्लाइकोलिसिस को और बना देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। रिवर्स मतलब समझ आता होगा आपको कि पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, देन उससे क्या बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, देन वो 2 कंपाउंड बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का, मतलब 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का बनाता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसे एट द एंड बने कितने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 प्लस 2 4 और यहाँ से 1 5। तो हमने लिया तो 6, ये मत ध्यान दो भाई, ठीक है। यहाँ हमने लिया तो 6 ग्लूकोज मतलब 6 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिया था, लेकिन लास्ट में बना क्या, 5 ही बने मोलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब क्या हुआ कि एक हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो गया है, हमने 6 मोलिक्यूल लिया। तो मतलब हमें ये समझ आया कि हमने 6 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिया तो बना 5 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब एक की कमी आ गई, एक का यूज हो गया ये साइकिल में। तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जितना हमने प्रोडक्ट लिया था उतना आउटपुट, मतलब जितना हमने सबस्ट्रेट लिया था उतना प्रोडक्ट आया नहीं, मतलब इसने कुछ अपना मतलब क्या बोले, इसने मतलब रेसिस्टेंस दिया साइकिल में, इसी के लिए इसे हम शंट कहते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिव भी हो गया और ये रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देन अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारा मतलब सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। एक तो है पेंटोस, जिसे हम कहते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट सॉरी, ठीक है। मैंने जो साइकिल में बताया था राइबोस 5 फॉस्फेट और NADPH फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये पेंटोस कहाँ बनता है, चलो एक बार और बता दो, ये रहा पेंटोस। राइबोस 5 फॉस्फेट को हम पेंटोस भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 कंपाउंड बनते हैं और ये दोनों कंपाउंड का बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पेंटोस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो पेंटोस का ये इंपॉर्टेंस है, ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, DNA और RNA का मोनोमर्स होते हैं, मतलब सबसे छोटी यूनिट जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोस 5 फॉस्फेट से ही न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे में कंबाइन होकर RNA और DNA बनाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। और भी DNA और RNA के मोनोमर तो बनाने में मदद करता ही है, साथ साथ ATP, NAD, FAD और CoA बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। मेरा वीडियो आने वाला है, आने वाला नहीं, मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे वीडियो बनाया है। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे राइबोस 5 फॉस्फेट का यूज होके न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम सेकेंड प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, जो कि है NADPH। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कनेक्ट, ये जो बनता है यही कनेक्ट करता है HMP शंट को बहुत सारे और अलग पाथवे से, ठीक है। देखो कैसे, ये रिक्वायर्ड होता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड, मतलब फैटी एसिड
और स्टेरॉइड है, इनका बायोसिंथेसिस में ये मदद करता है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पता चल गया कि फैटी एसिड और स्टेरॉइड से एटीपी साइट को कनेक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो बना। देन इसका यूज करा जाता है सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, मतलब कुछ अमीनो एसिड में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और कुछ इंजाइम का भी प्रोडक्शन में मदद करता है, जो कि है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। देन जो हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, जिससे कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल में जो आता है H2O2, ठीक है, H2O2 ये फ्री रेडिकल है। तो आपने अगर जानते होगे फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के लिए कितना हानिकारक है, तो अगर आपने फ्री रेडिकल को नहीं एलिमिनेट करा तो आपकी पूरी सेल को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसी के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस चलती है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल है इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन होती है उसमें NADPH का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। देन जो फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेजेस हैं, जो फॉर्गन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनको फेगोसाइटोसिस करके उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। तो उसके अंदर भी NADPH की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। देन जो हमारा लीवर है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग का या फॉर्गन मटेरियल का, मतलब आपने जो भी हानिकारक चीज ले रखा है तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन करा जाता है, ताकि हमारी बॉडी को वो हानि न पहुंचाए। तो उसे डिटॉक्सिफिकेशन करा जाता है बाय रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में भी NADPH का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। NADPH बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी इसके फंक्शन है। क्या? जो हमारी आई की लेंस होती है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी डिसाइड करता है कि वहां पे कितना कंसंट्रेशन है NADPH का, ठीक है। अगर कम इसका कंसंट्रेशन हो गया तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी आई की हमारी घट जाएंगी। तो आपको ये भी पता चला कि कैसे आई की ट्रांसपेरेंसी में भी इन्वॉल्वमेंट है। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो 7th पॉइंट है, ये आपको जानने की जरूरत है, याद कर लेना, ठीक है। मैं अभी डिफिशियंसी समझाऊंगा, वहां पे आपको मदद करेगा। NADPH का क्या फंक्शन रहता है? ये इसका फंक्शन ये है कि जो ग्लूटाथियोन रहता है इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है आरबीसी के अंदर, जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। मतलब जो आरबीसी मेम्ब्रेन है उसको एकदम स्टेबलाइज रखने के लिए हमें रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन का कंसेंट्रेशन वहां पे बनाए रखना पड़ता है। तो वो काम करता है NADPH का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चला आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अच्छे से रखने में मदद करता है, ठीक है। देन इसका एक और फंक्शन है आरबीसी के अंदर ही, क्या कि जो फेरस आयरन रहता है इसको वो रिड्यूस्ड स्टेट में रखता है, ठीक है। रिड्यूस्ड स्टेट में रखता है फेरस आयरन को, जिससे हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं हो पाता है मेथेमोग्लोबिन में। अगर ये फेरस आयरन को रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं रखा, वो ऑक्सीडाइज हो गया तो कन्वर्ट हो जाएगा मेथेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हीमोलिसिस भी हो सकता है। तो आपने जान लिया कि कितने फंक्शन है NADPH और वो क्या बोला पेंटोस के, ठीक है। जिससे हमें ये पता चला कि जो हमारी HMP शंट है ये कनेक्टेड होती है न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, या जिसे हम कहते हैं RNA और DNA के सिंथेसिस में, प्लस फैटी एसिड के सिंथेसिस में, स्टेरॉइड के सिंथेसिस में कनेक्टेड है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में कनेक्टेड है, और ये बहुत सारे और बीच में हमने जाने। और हमने ये जाना कि ये साइकिल कैसे क्रेब्स साइकिल से कनेक्टेड है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल से कनेक्टेड है, ग्लाइकोजेन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ग्लाइकोजेन का भी फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और ये एट द एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बना देगा। देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था और इसका रिवर्स हो जाएगा तो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये इतनी सारी साइकिल से रिएक्शन कनेक्टेड है। अगर आप समझो कि अगर ये साइकिल जरा सी भी डिस्टर्ब हो गई तो आपके बॉडी की कितनी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको कितना ज्यादा मतलब बॉडी इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये पता चला जब भी मेडिसिन हम किसी मतलब बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये सब चीजों का ध्यान में रख के बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस का डिफिशियंसी हम जान लेते हैं। मतलब ये क्या, ये जो फर्स्ट एंजाइम था, यहाँ पे देखो ऊपर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या क्या घाटा है ये जानेंगे, ठीक है।
चलिए तो समझते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की अगर डिफिशियंसी होती है तो उसका सबसे पहला फायदा यह है कि उसे कभी भी मलेरिया नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट होता है उसे चाहिए रिड्यूस्ड फॉर्म में ग्लूटाथियोन, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए, बट ये NADPH रखता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। आरबीसी के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में ग्लूटाथियोन रखता है, ठीक है, NADPH, बट HMP सेंट के मतलब क्या, HMP सेंट में अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई तो उससे क्या होगा कि NADPH फॉर्म नहीं होगा, जिसके वजह से ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं रह के ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ग्लूटाथियोन रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा अपने बॉडी के अंदर और वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमें G6PD की डिफिशियंसी होती है तो हमें कभी भी मलेरिया नहीं होगा, एक फायदा है भाई, ठीक है। देन क्या होता है, इसका एक और फंक्शन है, अगर G6PD की डिफिशियंसी होती है तो उसके वजह से, जैसे मैंने बताया, NADPH का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से होगा क्या, एक्युमुलेशन होने लगेगा मेथमोग्लोबिन, ठीक है, जो ये मैंने बताया था यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में रखना रहता है लेकिन नहीं रख पाएगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा तो ये बनाएगा ये मेथमोग्लोबिन। तो मेथमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन होने लगेगा, प्लस परऑक्साइड्स भी बनने लगेंगे, जो मैंने बताया था H2O2, ठीक है, परऑक्साइड भी फॉर्म होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का हीमोलिसिस हो जाएगा, मतलब हीमोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगेगा, तो मतलब और हम बहुत सीरियस कंडीशन में चल जाएंगे, एनीमिया देन कोस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हम भी बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, पूरी पीपीटी बनाते हैं और एक्सप्लेनेशन में भी 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, और रात को 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार नींद भी खराब हो रही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।